अस्सलामुअलैकुम। इसमें हम आज जो है टॉपिक फॉर फोर्सेस का करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट की किस किस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। द पॉइंट एट टुवर्ड्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी कंसीडर टू इट। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी या कोई मास है, ठीक है, उसमें हर एक उसका एटम है और हर एक एटम के पास एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। ठीक, तो हम उस एक एक एटम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने से बेहतर है कि हम साइंटिस्ट ने कहा कि इजी वे होना चाहिए। उस होल बॉडी का एक हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी रख लेते हैं। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इन द सेंस कि सारा जो बॉडी का वेट है वो एक जगह पे कंसंट्रेट कर दे। ठीक है, कंसीडर करके फिर उसको हम एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉइंट कंसीडर करते हैं, राइट। तो फिर इसी तरह से जो है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो है वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कंसीडर किया जाता है एक्ट करने के लिए, तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2 में कह रहा है व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ टू फोर्सेस दैट गिव राइज टू अ कपल। ऐसा कपल में क्या होता है कि दो इक्वल फोर्सेस होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। वो सेम ऑब्जेक्ट पर ही होती हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर होती हैं, राइट। डिफरेंट पॉइंट्स पर होती हैं लेकिन, तो क्या होता है कि मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस भी होता है, राइट। तो फिर हम देखेंगे कि दे आर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। दे बोथ एक्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो सेम पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, और जब डिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो मतलब फोर्स कैसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और वो कपल नहीं बन सकता। कि एक कपल की डेफिनेशन है इसके में, राइट। तो हम कहेंगे कि वो सेम पॉइंट पर नहीं डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करेगा, और इस तरह से एक्ट करेगा कि मतलब उन दो पॉइंट के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट, जो कि फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा, जो कपल बनाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फिर सबमरीन डिसेंट वर्टिकली एट कांस्टेंट वेलोसिटी द थ्री फोर्सेस acting on the submarine are viscous drag, upthrust and weight. Which relationship between their magnitude is correct? कि कौन सा जो है ना वो करेक्ट है, राइट। तो हमें पता है जो वेट होता है वो किन दो का प्रोडक्ट होता है, अपथ्रस्ट और ड्रैग फोर्स का वेट प्रोडक्ट होता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वेट ज़्यादा होगा चाहे अगर सिर्फ ड्रैग से उसका रिलेशनशिप दिया हुआ है या उसका सिर्फ अपथ्रस्ट से दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि जो है वेट बड़ा होगा क्या नाम है ड्रैग फोर्स से भी और जो अपथ्रस्ट फोर्स से भी, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, सही है, तो वेट बड़ा होगा। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट होगा, राइट। लेकिन अब दूसरे ऑप्शन क्यों करेक्ट है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ड्रैग फोर्स ज़्यादा है, गलत है, राइट। दोनों एक साथ हैं तो ये भी गलत है, इक्वल नहीं हो सकते वो। और यहाँ पे इस ऑप्शन सी में कह रहा है कि अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है, ये भी गलत है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस द कैप्सूल ऑर्बिटिंग द अर्थ सीम्स टू बी फ्लोटिंग। इस तरह से वो ऑर्बिट कर रहा है कि लग रहा है कि वो फ्लोट कर रहा है वहाँ पर, राइट। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब वेट क्या मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो अर्थ लगा रहा है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स, तो स्पेस में वो अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द वो ऑर्बिट कर रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है, वो वाली फोर्स है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, राइट। इसकी वजह, और जब वो फोर्स तो लगेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगी। उस सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं उस अर्थ के जो धारी मतलब इर्द गिर्द। तो फिर हम कहेंगे वहाँ पे एक ही फोर्स मौजूद है जो कि है वेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन 5 में एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड इन अ टैंक एक्सपीरियंस एन ऑफ फोर्स। अच्छा, होता क्या है कि मतलब कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अंदर, मतलब किसी कोई बकेट है आपके पास पानी का, राइट, और फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को उसमें अंदर डाल, तो आप देखते हो कि वो अंदर जा नहीं पाता जब तक आप एक्स्ट्रा फोर्स ना लगा उसको अंदर डालने के लिए, राइट।
होता है, मतलब डेप्थ में डालने के लिए। तो फिर ऐसा क्या होता है जो अंदर नहीं जाने देता? एक अपथ्रस्ट फोर्स होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट को कहती है कि तुम ऊपर ही रहो, राइट। तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर कि जो प्रेशर है लिक्विड में वो इंक्रीज़ होता है डेप्थ के साथ। जितना तुम उसको नीचे ज़्यादा करते जाओगे ना, उस पर उतनी अपथ्रस्ट फोर्स लगती जाएगी, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्रेशर जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जब डेप्थ इंक्रीज़ होगी तो एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, वो कहता है डेप्थ डेंसिटी हाइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने जो है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाला है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो है एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इन अ टैंक एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट फोर्स, व्हाट इज़ द फिजिकल रीज़न फॉर दिस अपथ्रस्ट फोर्स। अब कह रहा है कि फिजिकल रीज़न बताओ कि क्या हो सकता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इन अ टैंक एक्सपीरियंस इन अपथ्रस्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल रीज़न फॉर दिस अपथ्रस्ट। तो हमें कह रहा है फिजिकल रीज़न बताओ इस जो है ना अपथ्रस्ट के लिए, राइट। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए है कि द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लिक्विड। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है इसमें गलत सही है। वो कह रहे द प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। अच्छा, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब मैं आपको बताती हूँ, एक जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है पानी है, ठीक है, ये पानी है। फिर हमें पता है जैसे ही हम नीचे जाते हैं ना पानी के, उसकी जो डेप्थ इंक्रीज़ होती है तो फिर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, राइट। तो फिर क्या होता है कि जब प्रेशर नीचे से स्क्वीज़ हो रहा है तो फिर वो उतनी मतलब फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ लगे। तो ये जो फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ लगाती है उसे कहते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो जो है हम कहेंगे कि जो ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है क्यों मतलब आ रही है या किस वजह से आ रही है, फिर हम कहेंगे ये जो प्रेशर है ना नीचे जाकर वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके नतीजे में ये अपथ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द डायग्राम शो द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन विच डायग्राम इन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपको कहे कि बताओ कि मतलब कौन से ऐसा ट्राइंगल है या कौन सा ऐसा ज्योमेट्रिकल ऐसे आपको दिया जाए, कहे कि वो कौन सी बॉडी अगर यहाँ पर है तो वो इक्विलिब्रियम में, तो आपने जैसे ये देखना है कि लूप कौन सा एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो डी वाला है ये लूप बना रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर वहीं से ख़त्म हो रहा है, वहीं पर ख़त्म हो रहा है, राइट। तो हम इसके कहेंगे ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वो हमसे कह रहा है इन डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ अ स्प्रिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ यूज्ड, डिफरेंट लोड्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग बाय डिफरेंट टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमें अगर मालूम करना है, सपोज करें, तो हमें दूसरी कौन सी क्वांटिटीज़ चाहिए होंगी, ठीक है। तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल होता है के एक्स से, तो ये के स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, हमें फोर्स और एक्सटेंशन चाहिए, राइट। तो हम कहेंगे फोर्स मतलब लोड एक्स एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो एक मतलब लेंथ रोड है या एक बीम है उस पर जो है लग रही है, ठीक है, और वो बीम की लेंथ है 0.60 मीटर, राइट। और जो फोर्स है वो पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, मतलब कपल प्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो हम कहेंगे कि बताओ जो है ना क्या नाम है, व्हाट इज़ द टॉर्क ऑफ द कपल एक्सर्टेड ऑन द बीम। टॉर्क ऑफ द कपल बताने हमने, तो हम उसका एक सिंपल फार्मूला होता है कपल फाइंड करने का। तो हम कपल इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, राइट। तो वो क्या होगा, फोर्स कितनी है 0.8 फोर्स है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.60, राइट। और जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है वो 60 है। तो sin 60 क्या होता है 0.8, sin 60 क्या होता है 0.8। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4.2 बी आंसर आएगा आपके पास, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय 2 फोर्सेस पी क्यू। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आपने ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये लूप बना रहा है, तो जो लूप बनाएगा वो क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। तो फिर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे है
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ रूलर ऑफ लेंथ 0.30 एंड एट इट्स पिवटेड एट इट्स सेंटर, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है यहाँ पर। ये भी कपल का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल जो है हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। आप वही वाला फॉर्मूला लगाओ, कपल इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस विच इज़ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट, मतलब साइन। तो फोर्स कितनी लग रही है 2, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 0.30, और साइन 50 क्या होता है 0.7 होता है आगे से। तो जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.46 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर आएगा, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कार विद फ्रंट व्हील ड्राइव एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन shown which diagram best shows the direction of the total force exerted by the हमें जो है क्या है टोटल फोर्स जो है मालूम करनी है, ठीक है। एक फोर्स होती है जो बाय द रोड फ्रंट व्हील पे लग रही है, वो हमें ये वाली दी गई है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह है। और हमें पता है कि जो है ना एक नॉर्मल फोर्स लग रही होती है जो कि बिल्कुल उसकी परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो हमें जो है अब क्या मालूम करें, रिजल्टेंट मालूम करना है। तो हम रिजल्टेंट के लिए हेड टू टेल रूल जो है अप्लाई करते हैं, राइट। वो आप सिंपली इस तरह एक जो है ये फर्स्ट वेक्टर है, दूसरा जो है ये सेकंड वेक्टर है जो कि नॉर्मल जा रहा होता है, और ये थर्ड वेक्टर है, राइट। तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस डायगनली है, तो डायगनली देखें ये वाला है ऑप्शन नंबर बी वाला। तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे टोटल फोर्स मालूम करने के बाद, मतलब रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड वेट W. It is totally immersed in water with its axis vertical. The block experience pressure PT मतलब टॉप पर, और BP मतलब बॉटम पर, राइट। व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक। हमें जो अपथ्रस्ट मतलब कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जो कि अपथ्रस्ट फोर्स को बता रही है कि हाँ ये वाली अपथ्रस्ट फोर्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो है प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रेशर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो हमें अपथ्रस्ट एक फोर्स होती है, राइट। तो फोर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर इनटू एरिया लेंगे। प्रेशर हमें 2 दिए गए हैं, राइट। एक दिया गया है प्रेशर जो कि बॉटम पर है, माइनस करेंगे प्रेशर जो कि टॉप पे लग रहा है इनटू एरिया। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिंपल। ये वाले क्वेश्चन जो देखने में थोड़े लगते हैं हार्ड क्योंकि डायग्राम बनी होती है ये वो, लेकिन अगर हम उन्हें सॉल्व करें तो वो इजी हो जाते हैं, राइट। उसके बाद जो है हमसे कुछ क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सरफेस इज बम्बार्ड बाय अ पार्टिकल ईच ऑफ मास m वो जो है वेलोसिटी v नॉर्मल टू द सरफेस on average n particles strike unit area of the surface each second and rebound elastically. What is the pressure on the surface? अच्छा, जब भी हमसे प्रेशर पूछा जाए तो आपने देखना है कि मतलब इसका ना एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो मतलब हम यूज़ करते हैं इतने से बड़े सवाल का। तो हम कहेंगे जब प्रेशर मालूम करना, जब इलास्टिक वाली कंडीशन आ जाए, तो ये देखिए यहाँ पे इलास्टिक वाली कंडीशन आ रही है। तो जब भी एक इलास्टिक वाली कंडीशन आती है तो हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 MnV, इससे 2 MnV। और सपोज़ करें यहाँ पर रिबाउंड इलास्टिक जगह पे रिबाउंड मतलब इन इलास्टिक लिखा होता तो हाँ, तो इन इलास्टिक वाले में सिर्फ ए ऑप्शन आता, राइट। तो आपने सिर्फ देखना है ऐसे प्रेशर मतलब प्रेशर की रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए अगर इलास्टिक है तो 2 MnV, और अगर जो है इन इलास्टिक है तो जस्ट NnV, राइट। तो यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमसे इलास्टिकली पूछ रहा है। आगे फिर हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, चाइल्ड ड्रिंक अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो थ्रू अ वर्टिकल स्ट्रो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P naught and the child is capable of lowering the pressure at the top of straw by 10%. The acceleration of free fall is G. What is the maximum length of straw that would enable the child to drink the liquid? So we have to find the length of the straw, right? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेंज इन प्रेशर जो है हमें पता है, सेकेंड। तो इसमें 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब जो है चाइल्ड मतलब
a child drink liquid of density rho through a vertical straw, atmospheric pressure P नॉट है, और जो बच्चा है वो कैपेबल है उस प्रेशर को लो करने के 10%। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग g है, तो कह रहे हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रा है, हमें ना लेंथ मालूम करनी है स्ट्रा की। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, जो है हमें पता है जो चेंज प्रेशर है यहाँ पर वो हमारे पास इक्वल होता है रो जी एच, राइट। प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है रो जी एच के, बट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस चेंज इन प्रेशर, राइट। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका 10%, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 10%, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि चेंज इन प्रेशर इज़ इक्वल्स टू, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 100 ले लें तो ये कुछ इस तरह से होगा 1/10 किसका, जो कि आउटसाइड प्रेशर था उसका। तो चेंज इन प्रेशर इज़ इक्वल होगा P नॉट डिवाइडेड बाय 10 के, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन प्रेशर इज़ इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें पता है क्या करना है कि मतलब डेल्टा P मैंने आपको पहले ही पता था वो रो जी एच के इक्वल है, हमें ये H चाहिए, राइट। तो होगा P डेल्टा P जो है अब वो इक्वल हो रहा है P नॉट डिवाइडेड बाय 10 के, सही। और ये चेंज इन प्रेशर वैसे किसके इक्वल था, रो जी एच के, राइट। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, ये इक्वल हो जाएगा रो जी एच। तो हमें ये चाहिए, ये H चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया P नॉट डिवाइडेड बाय 10, ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आगे होगा रो जी, ठीक है। ये 10 जाकर इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा रो जी 10, ये इसके इक्वल हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ रहा है ये ऑप्शंस में से देखें तो ये इक्वल आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो यह करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अ सॉलिड ब्लॉक अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी हाइट। ये वही है, मतलब हमें जो है एक्सप्रेशन फाइंड करनी है अपथरस वर्क, जैसे हमने पहले किया। तो हमें पता है कि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया के, राइट। तो अगर हमसे अपथरस्ट एक फोर्स होता है तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। यहाँ पे जो है P2 दो प्रेशर दिए हुए हैं, तो हम डिफरेंस निकालेंगे P2 माइनस P1 का इनटू एरिया। जब भी आपको अपथरस फोर्स के लिए बोले तो आपने ये प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करके फोर्स निकालना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये P2 माइनस P1, हाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, राइट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18, अ फोर्स F इज़ अप्लाइड टू अ बीम ऑफ डिस्टेंस D from a pivot. The force act at an angle theta to a line perpendicular to the beam. Which combination will cause the largest turning effect about the pivot, right? So what we have to do is, हमें अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक दरवाजे का एग्जांपल लेना होगा। जैसे ये दरवाज़ा होता है, राइट, और यहाँ पे ये से मतलब 3 एक सा एक पिवट पॉइंट होता है, जिसके पिवट पॉइंट के द्वारा वो क्या कर रहा होता है, ऐसे रोटेट कर रहा होता है, टर्निंग इफेक्ट दिखा रहा होता है। यहाँ पे ऐसे मतलब सील्ड होता है, फिक्स्ड होता है। यहाँ पर पिवट पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और फिर ये जो रेस्ट ऑफ द दरवाज़ा ये मूव कर रहा होता है, राइट। तो कह रहा है कि अगर हमें लार्ज फोर्स लगानी है, ठीक है, अगर हमें फोर्स यहाँ पे इस वाली जगह पर हम लार्ज लगाएंगे तो क्या है कि वो दरवाज़ा उतना ही मूव करेगा, राइट। जितनी फोर्स लगेंगे उतना वो टर्निंग इफेक्ट दिखाएगा अपना। बट वी ऑल्सो नो कि जितना डिस्टेंस इसका पिवट पॉइंट से ज़्यादा होगा ना उतना ही रोटेट करेगा। मतलब अगर आप इसको यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो पिवट पॉइंट से इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो दरवाज़ा इतना टर्निंग इफेक्ट नहीं दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू जब आप इसको यहाँ पे फोर्स लगाओगे। जब यहाँ पे फोर्स लगाओ तो डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, डज मीन्स के क्या मतलब फोर्स भी यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल है ये नॉर्मल से बना रहा है। तो जब भी यहाँ पे डायग्राम में आपको दिया जाए कि मतलब एंगल जब नॉर्मल से बन रहा हो तो वो एंगल छोटा होना चाहिए ताकि हमारा टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट।
तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा फोर्स लार्ज होना चाहिए, डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए, लेकिन हमारा एंगल अगर वर्टिकल लाइन के साथ है, नॉर्मल के साथ है, तो हमारा क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P एट द डेप्थ हाइट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो गिवन फार्मूला P इज इक्वल्स टू ρgh व्हिच इक्वेशन और प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज यूज्ड इन द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। मतलब हमें कह रहा है कि हमें जो ये वाला फार्मूला प्रेशर का मिला है, इसमें हमने कौन सी फिजिक्स की दूसरी डेरिवेशन यूज़ करके ये निकाला है। तो देखें इस फार्मूले में डेंसिटी भी आ रहा है, राइट। तो मतलब अगर ये डेंसिटी मिला होगा तो हमने फिजिक्स की कौन सी चीज़ यूज़ की होगी, ऑब्वियसली बात ये वाली, क्योंकि इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे पड़ा है, राइट। उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन में कह रहे हैं लंप ऑफ आइस फ्लोट इन वाटर इज शोन। हाँ, एक आइस है यहाँ पर और वो जो है वाटर में ऐसे फ्लोट कर रही है, राइट। फ्लोट क्यों कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या नाम है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से जब भी वो फ्लोट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। वो कह रहा है द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आइस इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। अब ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है। वो कहता है कि जितना मतलब उसका अपथ्रस्ट फोर्स होता है, इतना वेट होता है उतना अपथ्रस्ट फोर्स होता है, राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। तो हमें पता है वेट इज इक्वल होता है mg के, राइट। तो जितना मास वो डिस्प्लेस करेगा उतना अपथ्रस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मास डिस्प्लेस करेगा उसका अपथ्रस्ट फोर्स भी उतना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में भी यही कह रहा है कि द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आइस इज इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट फोर्स। तो ये देखें ये वाला आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली ये फ्लो कर रहा है। वो उसने भी तो ये अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में बताया था, और ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, उसका बेसिक आइडिया दिया था। तो ये उस बेसिक आइडिया पर जो है वो वर्क कर रहा है, तो हम इसलिए इसको करेक्ट मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा था ग्राफ शोज द बिहेवियर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ मेटल व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड अंटिल इट स्टार्ट टू अंडरगोस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे जो है हमें फोर्स और मतलब डिस्टेंस का काइंड ऑफ ग्राफ दिया गया है, जिसमें मतलब हमें टोटल वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन हमें मालूम करते हैं, हाँ यहाँ पर कैसे मालूम कर सकते हैं, जब फोर्स और मतलब एक्सटेंशन या डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एरिया अंडर द कर्व हमें ढूंढना है, राइट, वर्क को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर कोई एक ग्राफ नहीं बन रहा, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा और एक जो है ट्रेपीजियम बनेगा। तो हमें दोनों के अलग अलग वर्क निकाल के उनको जो है क्या नाम है क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास निकलेगा। अच्छा हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल अलग करें, ट्रेपीजियम अलग करें। तो ये डॉटेड लाइन्स जो हमें ये बता रही हैं कि आपने जो है ये अलग अलग करना है, राइट। और तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल जब ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है, पहले हमें जो है इसका एरिया निकालना है, फिर इस पूरे ट्रेपीजियम का निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल का निकालना है ना एरिया, तो फिर क्या करेंगे 1/2 F/d, राइट। फोर्स कितनी है यहाँ पर इस ट्रायंगल में 500 इंटू डिस्टेंस कितना है हमारे पास 10। तो हमारे पास कितना होगा 0 0 1/2 2 1/2 2 2 the 4 2 5 10 0 0 2 5 0 0 हमारे पास क्या आया, वर्क डन आया एरिया अंडर द कर्व ट्रायंगल का कितना आया 2500। अब ट्रेपीजियम का निकालने, अच्छा ट्रेपीजियम का निकालने का एक ट्रिक होता है, कितना ट्रेपीजियम के एरिया का निकालने का ट्रिक होता है कि आप क्या करते हो, विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हो किसके साथ, एवरेज या विड्थ को आप जो है वो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो एवरेज हाइट के साथ, राइट। तो जब आप उसको एवरेज हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपके पास जो है ट्रेपीजियम आ जाता है। तो एवरेज हाइट आप किस तरह से निकालते हो, सबसे पहले तो जो है आपको वो आना चाहिए। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, जो टोटल हाइट है, मतलब दो हमारे पास हाइट दी गई है, मतलब जो हाइट जो मतलब परपेंडिकुलर पर है, राइट। तो एवरेज हाइट कैसे निकालेंगे, एवरेज सम ऑफ 2 क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप 550 को
1050 के साथ 1050 तो 1 मिनट यहाँ पे करते हैं 1050 डिवाइडेड बाई 2 2 1 2 2 5 10 2 2 4 2 5 10 2 5 5 2 5 5 2 5 राइट। तो अब ये जो हमारे पास दो वेक्टर ना नहीं 5 to 5 को आप विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे राइट। ये जो 5 to 5 है वो हमारे पास हमारे पास जो है एवरेज हाइट आ गई। अब हमने इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या होगा 2 के साथ जब हमसे मल्टीप्लाई करते 5 10 2 to 5 2 5 10 क्या होगा 1050 ये ट्रेपेजियम का एरिया और 2 5 0 0 ये आ गया ट्रायंगल का एरिया 0 5 5 3 हमारे पास आ गया क्या आ गया 3 5 5 0 नीचे इसको डेसिमल में किया हुआ है तो आप जो है 3.55 ऐसे हम कह सकते हैं आगे। तो ये बी ऑप्शन। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे राइट। आगे क्वेश्चन में कहता है हमें कि जो है अरेंज्ड यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 2.54 इन पिवटेड हॉरिजॉन्टली एट इट्स मिड पॉइंट। फिर हमें कहना है वेट आर हंग फ्रॉम 2 points of the bar is shown diagram to maintain horizontal equilibrium a couple is applied to the bar। हमें कह रहा है जो टॉर्क होगा निकालो आप दोनों का फिर देखो कि मतलब किस डायरेक्शन में कितना टॉर्क हमें चाहिए होगा बैलेंस करने के लिए राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लाइक जो है ना हम देखेंगे कि पिवट पॉइंट से डिस्टेंस ठीक है तो कोई डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसका जो लेफ़्ट साइड है ये राइट साइड है। अब जो लेफ़्ट साइड है उसका इक्वल डिस्टेंस किया हुआ है पिवट पॉइंट्स के साथ ठीक है। लेकिन जो ये है राइट साइड वाला ये एंड की तरफ जाता है तो हम इसका जो है ना इक्वल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये देखो 2.4 की लेंथ है। अगर 2.4 की लेंथ है तो हम इसको जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे 200 to the 4 राइट। तो हम क्या करेंगे लाइक जो है ना अब 1.2 आ गया हमारे पास। अब 1.2 में से 0.8 को माइनस करेंगे जब हम तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 राइट। तो राइट साइड वाले का तो 0.4 हमारे पास डिस्टेंस आ गया राइट। तो हम क्या करेंगे जो है इसका टॉप निकालने के लिए क्या करेंगे 300 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 120 राइट। और जो इस तरफ लेफ़्ट साइड है उसका जो फोर्स है वो 200 है उसका जो डिस्टेंस है वो 0.8 है ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 160। अब देखेंगे जो लेफ़्ट साइड वाले का है उसका डिस्टेंस उसका टॉर्क ज़्यादा है तो हमें बताइए कि जो राइट साइड वाला है उसमें हम कितना और टॉर्क ऐड करेंगे और किस डायरेक्शन में ऐड करेंगे कि जो पूरा मतलब एक यूनिफॉर्म बार है जो वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम अगर इसमें 40 ज़्यादा ऐड कर दें राइट वाले में तो वो भी 160 ही बन जाएगा। और वो किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आंसर आ गया 40 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि a simple crane consists of a rigid vertical pillar supporting a horizontal beam। हमें कह रहा है कि मतलब एक क्रेन है ठीक है वेट वाला ये क्रेन ये जो है एक वर्टिकल पिलर सपोर्टिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम एक जो है वो क्या किया हुआ है हैंग किया हुआ है। आप बताओ ये कोई 3 पॉइंट से कहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है कहाँ पर कंप्रेशन हो रही है राइट। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ पहले कि स्ट्रेचिंग को ही हम टेंशन कहते हैं राइट। तो इसको जो है मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि आपके पास ये कोई भी चीज़ है राइट। जब एक रूलर है जैसे हम स्केल नहीं होता हमारे पास प्लास्टिक का आपने जब इसको यहाँ पर और यहाँ पर फोर्स लगाई
तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। तो मतलब ये जो इसका टॉप है वहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, राइट, ये स्ट्रेच हो रहा है। जो इसका ये नीचे वाला एरिया है वो क्या कंप्रेस होगा। अब जितना नीचे इसको करते जाओगे ये नीचे वाला एरिया कंप्रेस होता जाएगा, लेकिन जो टॉप वाला ये जो टॉप पे वो ऐसे फैलता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, लेकिन ये अंदर से ऐसे कंप्रेस होता जाएगा। अब इसको भी, इस डायग्राम को सेम ही तरीके से देखिए, राइट। अगर ये जो वेट यहाँ पे लटका हुआ है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल पिलर है, ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। फिर अगर एक भारी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर लटक रही है तो वो बेंड तो होगा ही ना, ज़ाहिर सी बात है, राइट। अब वो बेंड होगा, क्या होगा, वज़न की वजह से ऐसे बेंड होगा ये हॉरिजॉन्टल पिलर। जब ये बेंड होगा तो इसका जो वाई है ये स्ट्रेच होगा, इसका जो जेड है ये कंप्रेस होगा। और अगर ये एक्स जो है ये सारा ऐसे बेंड हो रहा है तो एक्स जो इसका टॉप है, ये एक्स का टॉप, ये भी तो स्ट्रेच ही होगा ना, राइट। तो हम कहेंगे एक्स और वाई स्ट्रेच होंगे। स्ट्रेच का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टेंशन, राइट। और जो जेड है वो कंप्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि जो है स्मॉल बॉल ऑफ वेट इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिलो हॉरिजॉन्टली exerting a force F on the ball, the thread makes angle theta to the vertical as shown in the diagram। तो कह रहा है कि जो है वेट है कोई का बॉल का सस्पेंड बाय लाइट थ्रेड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिलो कर रही है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर कह रहा है फोर्स, तो फिर एक्सर्ट हो रही है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स बॉल पर। फिर थ्रेड एंगल बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल थ्रेड के साथ एंगल बना रहा है कुछ इस तरह से, ये जो दिख रहा है हमें। कह रहा है बच्चों तो फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिलेट कर रहा है एंगल को, एफ को और डब्ल्यू को। अब आप देखें ये कौन सा बन रहा है, एक ये ना एक वेक्टर ऐसे लूप बन रहा है, कैसे, किस तरह से लूप बन रहा है। ये फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल में लग रही है, राइट, और ये वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। और जो ये मतलब वर्टिकल है कुछ इस डायरेक्शन में, तो राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल में हम क्या कर सकते हैं, 10 ब्लैक। परपेंडिकुलर पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर पे आ रहा है हमारे पास फोर्स, राइट, डिवाइड बाय वेट। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। जब भी ऐसे राइट एंगल बने यू हैव टू चूज दिस। फिर जो है कह रहा है, अच्छा दिस वन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। कह रहा है कि डाइवर वॉचेज एन एयर बबल राइज हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, कह रहा है। फिर कह रहा है उसकी जो वेट है वो एयर बबल का सरफेस पे आते आते नेग्लिजिबल हो जा रहा है, राइट। फिर कह रहा लेकिन उसको वॉल्यूम और स्पीड है, मतलब उस बबल का वो बढ़ता जा रहा है। फिर कह रहे हैं उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक अपथ्रस्ट और एक विस्कस फोर्स बबल पर। विच चेंज अकर इन दिस फैक्टर एज अ बबल राइज। कह रहा है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जब बबल राइज होगा, ऊपर आएगा, ठीक है। हमें पता है जब ऊपर आ रहा है तो मतलब ही अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से आ रहा है, तो अपथ्रस्ट फोर्स तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। फिर कह रहे हैं विस्कस फोर्स भी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये चेंज नहीं आएगा। अब इसका मसला विस्कस फोर्स का है। अब उसने कहा ना वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर इसने कहा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हमें पता है विस्कस फोर्स भी इंक्रीज़ होती है। तो यू नो द फॉर्मूला विस्कस फोर्स का, विस्कस फोर्स जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, NRV, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो विस्कस फोर्स पे इंक्रीज़ होगी क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। फिर है हमारे पास हैवी यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ लेंथ है सपोर्टेड बाय टू फोर्सेज F1 F2 एट पॉइंट
distance L/8 and L/4 from its end is shown. What is the value of F1 and F2? राइट, तो हमें क्या करना है जो है